अब देखो ध्यान से बेटा, इसके अंदर सबसे पहला जो आपके पास एप्लीकेशन है दैट इज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। मतलब लिखो हेडिंग बेटा, इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर नंबर वन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइडेंटिकल आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर का एक छोटा सा ये टॉपिक है। ये क्या है? आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, जो कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं। तो अगर दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है मिलने की, जो परसेंटेज कंटेंट है उन दोनों का, वो 50-50% होता है। मैंने आपको बताया था कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं एक मॉलिक्यूल को बनाने में, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो अगर रेजोनेंस हो रहा है, अगर सारे मॉलिक्यूल मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उससे हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं बाहर, दैट इज निष्कर्ष इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो उसका पूरा कंक्लूजन है। अब अगर लेट सपोज तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो, मतलब सिमिलर हो, तो वैसे केस में जो दोनों की कंटेंट होती है, परसेंटेज कंटेंट दोनों का इक्वल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन ऐसे कुछ एग्जांपल किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये वाला, राइट। जब आपने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो आपने देखा था कि यहां पर आने के बाद ये जो आपका जो सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पे आ गया था प्लस चार्ज, राइट। तो इन दोनों को मिला के मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और जिसको हमने रेजोनेंस हाइब्रिड का नाम दिया था, राइट। और रेजोनेंस हाइब्रिड में मैंने बोला था कि जो पाई बॉन्ड है ये पार्शियली दोनों तरफ है, मतलब थोड़ा यहाँ पर है और थोड़ा यहाँ पर है। और जो डेल्टा जो प्लस चार्ज है ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब ये कार्बन और ये कार्बन दोनों पे प्लस चार्ज है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब है कि अगर +1/2 यहाँ पर है तो +1/2 यहाँ होगा। अब इससे सर एप्लीकेशन क्या सामने आया? तो एप्लीकेशन ये सामने आया कि ये दोनों जो बॉन्ड लेंथ है, मतलब अगर मान लो ये वाला बॉन्ड लेंथ LA है और ये वाला बॉन्ड लेंथ LB है, तो जो LA होगा वो LB के इक्वल होगा। ये मेरा कहने का मतलब है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके नहीं बता पाओगे कि दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है या नहीं है। स्ट्रक्चर को देख के तो समझ में आता है कि ये बॉन्ड लेंथ कम होगा, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। देख के ऐसा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि रेजोनेंस बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दोनों जगह पे डबल बॉन्ड गए हैं, इक्वल डबल बॉन्ड गए हैं, इक्वल शेडिंग है। इस कारण से, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल स्ट्रक्चर और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो अगर ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है तो मतलब अगर कंटेंट इसका 50% है इस सोल्यूशन के अंदर, तो इसका भी कंटेंट 50% होगा इसके अंदर, और दोनों मिलकर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली कि इसको कहते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में अपन यहाँ से कंक्लूजन ऐसा निकालते हैं कि जो LA बॉन्ड लेंथ है वो LB के इक्वल है। उसके अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ A, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ A बॉन्ड है, दैट विल बी इक्वल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड B। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस अगर नहीं होता तो फिर हम ये बात नहीं बोल पाते, लेकिन रेजोनेंस होने के कारण हम ऐसा बोल पा रहे हैं। इस कारण से ये किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस के अंदर। बात सबको समझ में आ गई बेटा? जल्दी बताओ बच्चों। और भी एग्जांपल है सर? बिल्कुल एग्जांपल है इसके। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, राइट। अब बेंजीन के स्ट्रक्चर को जब आप पूरा घुमा दोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, मतलब जहां जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां वहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि बताओ इसके अंदर लेट्स सपोज सारे बॉन्ड के बारे में, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल क्या है इसके, तो मैं बोलूंगा बॉन्ड ऑर्डर सबके पास देखो सब पे सिंगल बॉन्ड तो है ही है, और 3 बॉन्ड 6 जगह पे जा रहा है, राइट। तो अपन बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका ये 1.5 है। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो सारे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ जो सारे बॉन्ड का होगा क्या होगा? सेम होगा, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, राइट। दे बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर। तो व्हाट आई कैन से, द बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5। क्योंकि 1.5 से कहां से आया आपके पास? तो ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? तो सिग्मा प्लस पाई बाय नंबर ऑफ लोकेशन, यही तो होता है, नंबर ऑफ लोकेशन, मतलब कहां कहां पाई बॉन्ड गया। तो आपको पता ही है कि सिग्मा हर बॉन्ड पे 1 प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड मेरे पास 3 है, नंबर ऑफ लोकेशन 6 है, टोटल मिला कितना हो गया? तो 1.5 हो गया। तो इस कारण से ये भी एग्जांपल हो इसका, बताओ, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता, मैंने ऐसा बनाया और यहां पर लेट सपोज मैंने ऐसा बना दिया O-। अब अगर मैं इसका रेजोनेंस करूंगा तो इसका रेजोनेंस कैसे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहां पे सर आपको
लोन पेयर दिख रहा है तो लोन पेयर यहां से यहां जाएगा और ये यहां से यहां जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगा कुछ ऐसा HC और यहाँ पे O माइनस आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और फिर अगर मैं इन दोनों को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं, अगर मैं इन दोनों को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो फॉर श्योर मुझे बिल्कुल बराबर से मिलेंगे दोनों, राइट। अगर मैं इन दोनों को मिला के इनका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, तो इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे H है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद C आ गया और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से हर जगह पर है, यहाँ पर -1/2 है और यहाँ भी -1/2 है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस बॉन्ड और इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो दोनों क्या है, 1.5 एंड 1.5। इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर हम दोनों के दोनों इक्वल बोल सकते हैं। I mean bond strength दोनों का इक्वल है, बॉन्ड लेंथ दोनों का इक्वल है, जस्ट बिकॉज they are the identical resonating structure। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कहता है कि इक्वल बॉन्ड लेंथ होगा, इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा दोनों बॉन्ड का। लेकिन मैं इस हाइड्रोजन के साथ कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में नहीं गया है। बात सबको समझ में आ गई बेटा। यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों के सेम नहीं होंगे और ना ही बॉन्ड लेंथ दोनों का सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये ऐसा कुछ है, यहां पर हमने C डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब हमें पता है कि यहां भी रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस में ये वाला बॉन्ड यहां से यहां जाएगा और ये बॉन्ड उठ के यहां से यहां जाएगा। जब ऐसा होगा तो फॉर श्योर कुछ समय के बाद आपको ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड C हो गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब अगर मान लो ये X% है और अगर मान लो ये कंटेंट Y% है तो फॉर श्योर जो X% होगा वो कम होगा Y% से। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज कंपैरेटिवली बेटर है कार्बन के माइनस चार्ज से। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कार्बन के ऊपर माइनस होगा और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो फॉर श्योर ऑक्सीजन वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो मतलब ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है और दिस इज मोर स्टेबल। अब मैं बोल सकता हूं कि दे बोथ आर नॉन आइडेंटिकल। अगर ये दोनों नॉन आइडेंटिकल हैं तो वैसे केस में अब कोई पूछेगा कि बताओ सर बॉन्ड ऑर्डर का क्या, और मतलब बॉन्ड ऑर्डर कहां ज्यादा कहां कम, ये सब कोई पूछेगा मेरे से। तो मैं यहां पर कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। बातों को समझो, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो मैं बॉन्ड लेंथ पे कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात जहां तक आती है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा समय तक होगा, यहां पे डबल बॉन्ड कम समय तक होगा बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। अगर मान लो ये बॉन्ड ए है तुम्हारा और ये बॉन्ड तुम्हारा बी है तो फॉर श्योर बी बॉन्ड विल हैव मोर डबल बॉन्ड, आई मीन बी बॉन्ड विल हैव मोर सिंगल बॉन्ड कंटेंट एंड ए बॉन्ड हैव मोर डबल बॉन्ड कंटेंट। बात समझना बेटा, यहां पर ए बॉन्ड के पास बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ज्यादा होगा, बी बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा बिकॉज जब ये इस स्ट्रक्चर में था तब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी। तो मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डबल बॉन्ड यहां पे रहा है, कम समय के लिए डबल बॉन्ड यहां पे रहा है। तो अगर मैं को पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या होगा तो मैं बोलूंगा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ए इज मोर देन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। मैं बॉन्ड लेंथ पे कंपेयर नहीं कर सकता बिकॉज वन बॉन्ड इज CC बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड इज CO बॉन्ड। तो ऑब्वियस सी बात है मैं वहां पे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज एटम डिफरेंट हो गए। अगर सर आपने यहां कैसे कंपेयर कर दिया बेटा, इसलिए यहां पे कंपेयर किया बिकॉज यहां भी CC बॉन्ड, यहां भी CC बॉन्ड, यहां भी CO बॉन्ड और यहां भी CO बॉन्ड, यहां भी CC बॉन्ड, यहां भी CC बॉन्ड, मतलब हर जगह जो भी नंबर, आई मीन यहां पे भी CO बॉन्ड, यहां भी CO बॉन्ड, मतलब जो बिटवीन जिसके ये बॉन्ड बना हुआ है ये यूनिफॉर्म है दोनों स्ट्रक्चर में, ये यूनिफॉर्म है दोनों स्ट्रक्चर में, ये यूनिफॉर्म है दोनों स्ट्रक्चर में, इसलिए मैं कंपेयर कर पा रहा हूं। लेकिन जब मैं यहां के लिए आता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं, ये यूनिफॉर्म नहीं है। डबल बॉन्ड कभी CC के बीच में है और कभी CO के बीच में है, मतलब दे आर डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू कंपेयर व्हाट द बॉन्ड ऑर्डर, आई मीन बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर मैं कंपैरिजन कर सकता हूं, बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर मैं कमेंट कर सकता हूं, आराम से। सबको क्लियर है वाला? अगर रेजोनेंस का आइडिया नहीं होता तो हम क्या बोलते, अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता तो हम बोलते कि बी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, ए का बॉन्ड ऑर्डर कम है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता तो हम बोलते ए का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बी का बॉन्ड ऑर्डर कम है। लेकिन रेजोनेंस ने कहा कि नहीं, ना ए और बी को आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, आपको रेजोनेंस करना पड़ेगा। रेजोनेंस करने के बाद आपको स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो बॉन्ड
वो बॉन्ड आई मीन वो वाला मॉलिक्यूल ज्यादा समय तक तुम्हारे मिक्सचर में होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मिक्सचर में होगा, और जब वो मिक्सचर में ज्यादा समय तक होगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे आई मीन उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर जहां जहां जो जो चीज लगी हुई होगी उसका कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर 2, तो लिखो बेटा एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन 2 के अंदर भी सब हेडिंग्स हैं। हेडिंग नंबर आई मीन एप्लीकेशन 2 का जो मतलब ये है एप्लीकेशन है क्या, वो एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये एप्लीकेशन नंबर 2 है। अब इसके अंदर केस आता है, तो केस लेट सपोज ये ए है, या रोमन में लिख लेता हूं, लेट सपोज केस रोमन 1। सुनो ध्यान से बेटा, स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, और जो बात आज लिखा दूंगा उसको गांठ बांध के अपने साथ रख लेना। अगर तुमने यहां वहां छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे गलत, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल है इस मॉलिक्यूल का। तो वैसे केस में आपको 4 ऑप्शन दे देगा वो, और एक मॉलिक्यूल दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो वैसे केस में यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज, और जैसे मैं यहां पर 1 to 1 प्रायोरिटी वाइज लिख रहा हूं, मतलब ये जो केस लिख रहा हूं प्रायोरिटी वाइज है, दीज केसेस आर बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, मतलब केस 1 की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, ये प्रायोरिटी 1 तुम बोल सकते हो, ये केस 1 की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। सबसे पहला केस क्या बोलता है, तो देखो सबसे पहला आप कंपेयर करोगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो लिख लो हेडिंग। जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो तुम्हारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है सेम नहीं होता है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है। जैसे तुम्हारे पिछले वाले एग्जांपल में जो भी हमने एग्जांपल लिए हैं, तो यहां तुम देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यहां पर तो सिमिलर है, यहां भी सिमिलर है, यहां भी सिमिलर है, और वहां भी सिमिलर है, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत सारा केस है जहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सिमिलर नहीं होते हैं। तो वैसे केस में जहां पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, जहां पे पाई बॉन्ड के नंबर ज्यादा होंगे, जहां पे पाई बॉन्ड के नंबर ज्यादा होंगे, वो स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा। तो लिख लो structure having more number of pi bond, structure having more number of pi bond will be more stable। जैसे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर है, देखो डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और जब मैंने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया तो इसको मैंने यहां से यहां भेजा और इसको उठा के यहां से यहां कर दिया। जैसे मैं ऐसा करूंगा तो व्हाट आई विल सी दिस कि यहां पर O माइनस आ चुका है और इस जगह पर एक प्लस चार्ज आ चुका है, राइट। अब जब हमारे पास ये और ये में कंपैरिजन होगा तो फॉर श्योर मैं कहूंगा कि जो पहला स्ट्रक्चर है इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है, और इसके अंदर 1 पाई बॉन्ड है। अब कुछ बच्चा मेरे को ज्ञान क्या देता है इसमें, या फिर कुछ टीचर भी ज्ञान दे देने लगते हैं कि सर यहाँ पे तो एक और चीज दिख रहा है मेरे को, एक में चार्ज आ चुका है एक में चार्ज नहीं है, मतलब एक के अंदर नेट चार्ज 0 है लेकिन चार्ज तो है, एक में नहीं है। जो चार्ज वाला होता है वो लेस स्टेबल होता है, जो बिना चार्ज वाला होता है वो मोर स्टेबल होता है। बेटा ज्ञान जो है वो अपने पास रखना है अभी, लेकिन ये ज्ञान नहीं देना है कहीं भी, अपने पास जो ऑर्डर प्रायोरिटी का बताया उसके हिसाब से डिसाइड करोगे। ये जो चार्ज है चार्ज नहीं है ये बाद की कहानी है, ये प्रायोरिटी नंबर लेस आगे आएगा। अभी प्रायोरिटी नंबर 1 पे है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो उसके बाद की प्रायोरिटी को हम पहले क्लब करेंगे तो हम क्वेश्चन मोस्टली गलत करके आएंगे। तो इस कारण से प्रायोरिटी नंबर को एकदम एज इट इज स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हम यहाँ पर पाई बॉन्ड की प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कर पा रहे हैं तो हम पाई बॉन्ड की प्रायोरिटी के हिसाब से ही जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो मतलब ये हो गया कि अगर ये मान लो ए स्ट्रक्चर है और लेट्स सपोज दिस स्ट्रक्चर इज बी, तो आई से कि ए जो है वो मोर स्टेबल है बी से। ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कोई दिक्कत है बच्चों? ये समझ में आया क्या? हायर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर विल बी दी स्टेबिलिटी। अब आते हैं प्रायोरिटी नंबर 2 पे। प्रायोरिटी नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। मतलब अगर ज्यादा नंबर ऑफ एटम किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर
ऑक्टेट प्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टेट के साथ है, तो वैसे स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन अगेन ऐसे पहले हम इस प्रायोरिटी को चेक करेंगे। अगर ये प्रायोरिटी मेरा फुलफिल नहीं हो रहा होगा, देन आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट प्रायोरिटी। बात सबको समझ में आ गई? अगर हमारा पहला प्रायोरिटी ऑर्डर फुलफिल नहीं हो रहा होगा, देन आई विल मूव फॉर द नेक्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, हमें जंप नहीं करना है, हमें पहली प्रायोरिटी चेक करनी है। अगर दोनों में लेट्स सपोज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल हैं, देन आई विल गो फॉर द चेक ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टेट, राइट? कितने एटम ऑक्टेट के साथ हैं वो डिसाइड करेंगे। अगर ऑक्टेट के लेट्स सपोज एक स्ट्रक्चर में 2 एटम है, एक में 1 है, या हो सकता है एक में 1 भी नहीं है, एक में 2 है, या फिर एक में सब है, एक में 1 नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें ऑक्टेट होगा सारा वही मेरा ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। सबको क्लियर है ये वाला बात? अब इस स्ट्रक्चर के अंदर सर आपको कहां दिख रहा है, आपको कहां दिख रहा है ऑक्टेट नहीं है? तो मुझे क्लियरली दिख रहा है बोरोन पे ऑक्टेट नहीं है। सर कहां ऑक्टेट नहीं दिख रहा? आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिकॉज बोरोन के एटम उसमें 3 होता है और 3 के 3 ने शेयरिंग कर ली तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट? और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास 7 होता है, एक ऊपर से लिया हुआ है 8 है, 8 में 2 बिजी हो चुका है तो बचा है 6, राइट? तो ये 6 हो चुका है। अब वैसे केस में अगर इसका वेकेंट ऑर्बिटल, आपको पता है बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल है, एक पी ऑर्बिटल वेकेंट है इसका, तो अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां दे दिया तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसके पाई में आपने, आई मीन इसके ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन देने के बाद यू विल गेट समथिंग लाइक दिस BH2, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसका ऑर्बिटल फुलफिल हो चुका है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और फिर यहाँ पे कार्बन आएगा, सिंगल बॉन्ड Cl आएगा, राइट? और जो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन था वो उसका जा चुका है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑक्टेट नहीं था, यहाँ पे ऑक्टेट है, तो मतलब जो तुम्हारा स्ट्रक्चर ए है और जो स्ट्रक्चर बी है, सबसे पहले मैं तो पाई बॉन्ड कंपेयर करूंगा, इसमें एक पाई बॉन्ड, इसमें भी एक पाई बॉन्ड, परफेक्ट, मतलब पहला वाला खत्म हो गया, पहला वाला रूल सेटिस्फाइड है। अब दूसरे रूल पे आते हैं, इसमें ऑक्टेट नहीं है, राइट? मैं बोल सकता हूं दिस इज नॉट अ ऑक्टेट। ऐसा भी है इसका भी ऑक्टेट नहीं है, इसका ऑक्टेट से ज्यादा है, राइट? ऑक्टेट ज्यादा हो चुका है सर, कैसे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो 2 4 6 8, परफेक्ट। तो इसका भी ऑक्टेट हो गया और इसका भी ऑक्टेट हो गया, इसका भी ऑक्टेट और इसका भी आई मीन इसका भी ऑक्टेट। तो मैं बोल सकता हूं यहां तो सबके पास ऑक्टेट है, इसका भी ऑक्टेट है, बिल्कुल है। कार्बन ने सर 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, अरे एक हाइड्रोजन है वो अंडरस्टूड है, मैंने बनाया नहीं है, तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पर एक का ऑक्टेट कंप्लीट था, यहां पर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहां पे तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो मतलब ये हो गया कि जो ए की स्टेबिलिटी है वो बी से कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। प्रायोरिटी नंबर 3 नंबर क्या है? स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर थर्ड प्रायोरिटी है तुम्हारा न्यू चार्ज डेवलपमेंट, जिसको आप लोग फर्स्ट में काउंट करने की कोशिश करते हो, न्यू चार्ज डेवलपमेंट, और जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरे सेंस में फॉर्मल चार्ज। आपको पता ही है ना, न्यू चार्ज डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि नया चार्ज तुम नेट डेवलप कर ले रहे हो, नया चार्ज नेट डेवलप नहीं होता है। मैंने बहुत बार बोल रखा है कि रेजोनेंस में नेट चार्ज डेवलपमेंट नहीं होता है, चार्ज वही रहता है, बस जैसे जीरो था तो जीरो ही है, नेट चार्ज वही रहता है। लेकिन हाँ, आपको देख के लगेगा स्ट्रक्चर में 2 चार्ज आ गए, ऑल्दो नेट चार्ज स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, जीरो ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, और लेट्स सपोज यहां पर मैंने O माइनस ले लिया, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि मान लेते हैं हमने पहला स्ट्रक्चर बनाया और हमने इसको ब्रेक कर दिया। जब इसको हमने यहां से यहां ब्रेक किया तो आई गॉट समथिंग लाइक दिस, CH3C O माइनस, और हियर इट इज प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, राइट? उसके बाद फिर क्या होगा, तो फिर लेट्स सपोज इसने इलेक्ट्रॉन पुश कर दिया इसकी तरफ, जैसे ये पुश करेगा तो ये आ जाएगा CH3C, और यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा O माइनस, राइट? ऐसा हो गया। अब अगर आप देखोगे, चलो एक काम करते हैं, अभी इसको एच कर लेते हैं, ठीक है? तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है? इसको एच कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी रेजोनेंस में तो जाएगा ही वो। इसको एच कर लो, तो यहाँ पे एच आ गया, यहाँ भी एच है। अब यहाँ पर एक प्लस चार्ज दिखेगा आपको और यहाँ पे माइनस दिखेगा।
और यहां पर OH है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मान लो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा A है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा B है और ये स्ट्रक्चर तुम्हारा C है, राइट। तो वैसे केस में अगर कोई पूछेगा कि बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो मैं बोलूंगा देखो सर, सबसे पहली बात तो है पहले वाले में कोई चार्ज नहीं है। नहीं, चार्ज से पहले भी एक बात डिसाइड करनी होती है, वो होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। जो मैंने रूल बोला है ना उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। अब ये 3 स्ट्रक्चर है, इनकी आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, राइट। तो सबसे पहला तो रूल कहता है पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड एक, इसमें एक भी नहीं और इसमें एक, तो मतलब ये हो गया कि सबसे लीस्ट स्टेबल तो मेरा बी चला गया। ठीक है, उसके बाद आता है ऑक्टेट। अगर आप इसमें देखो तो इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्टेट के लिए, बिल्कुल बना हुआ है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बना हुआ है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, बना हुआ है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है डुप्लेट के लिए, बना हुआ है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ऑक्टेट के लिए, बना हुआ है। परफेक्टली सबका ऑक्टेट डुप्लेट पूरा है। अब इस पे आते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बट ये 3 बॉन्ड बना रखा है, और ऐसे भी हमें पता है कि कार्बोकेटाइन जो होता है वो लेस देन ऑक्टेट होता है, मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन नेट सेल्स में होते हैं इसके। तो मतलब यहां तो ऑक्टेट नहीं है, और साथ में इसमें चार्ज भी डेवलप हो रखा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी कम है, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी तो खत्म है, खत्म स्टेबिलिटी है। अब बात बचती है, इसमें आते हैं, तो इसमें देखते हैं भैया, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बट एक बनाया हुआ है, बट एक ऊपर से माइनस दिख रहा है, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बट 3 बना रखा है, बट एक प्लस दिख रहा है, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। बस एक चीज यहां पर आ गई कि ये चार्ज्ड है, राइट। मतलब पहले ए और सी में जब कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो पहले मैं पाई बॉन्ड पे गया तो दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है, तो दोनों ड्रॉ हो गया। फिर मैं ऑक्टेट पे गया तो दोनों में सबका ऑक्टेट है, हाइड्रोजन का दोनों में डुप्लेट है, ये भी ड्रॉ हो गया। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूं, तो सी वाले के पास चार्ज है और ए वाले के पास चार्ज नहीं है, इस कारण से सी उसके बाद, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ए। स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आया बेटा? यहां पे पाई बॉन्ड एक, ऑक्टेट ऑल, चार्ज नो, इस तरह से प्रायोरिटी वाइज लिख रहा हूं मैं। सिमिलरली यहां पर पाई बॉन्ड 0, ऑक्टेट ऑल ऑक्टेट, आंसर है नो। उसके बाद चार्ज यस, मतलब इसने तो तीनों क्राइटेरिया को बिल्कुल गंदे तरीके से फॉलो किया है, तो ये तो सबसे कम स्टेबल होना ही चाहिए, सबसे लास्ट में चला गया है। और इसमें पाई बॉन्ड यस एक है, ऑक्टेट यस, और क्या है इसके अंदर, चार्ज, तो इसमें भी यस आ गया। तो अगर चार्ज आ गया तो वैसी बात है, इन दोनों में सब कुछ सही चल रहा था लास्ट फर्स्ट में, बस पंगा यहीं पर हो गया, पंगा यहीं पे हो गया। सबका क्लियर है बच्चों? ये सबको क्लियर है? प्रायोरिटी नंबर 3, प्रायोरिटी नंबर 3 सबको क्लियर है? कॉपी करो इसको। सर बी तो बहुत ही कम स्टेबल है, तो बेटा देखो अब ये सब चीज जो है ना दिमाग लगाने लगते हो, एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, तो बेटा तो क्या करेगा, मना कर देगा? एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, हर कुछ एग्जिस्ट करता है, सारे यूनिट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, परसेंटेज बहुत कम हो जाता है। आधी बात समझ में? एग्जिस्ट करते हैं बट परसेंटेज कम हो जाता है। चलिए भैया, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे भैया, तो आगे हम लोग अगला केस लिखेंगे, तो नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस तो लिख लेंगे इसमें स्टेबिलिटी। केस नंबर कितना हो जाएगा, ये 3 तो हो चुका है, चौथा। तो यहां पे लिखेंगे स्टेबिलिटी, ये प्रायोरिटी नंबर 4 है, ध्यान रखना, इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जिसकी हमने पहले भी चर्चा कर रखी है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट and is directly proportional to positive charge on more electropositive element. Vice versa is also true, मतलब inversely proportional to negative charge on less electronegative element and inversely proportional to positive charge on more electronegative element. इसका vice versa भी true है, लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होना चाहिए तुम्हारे लिए। फटाफट लिख लो इसको।
अब इसका एग्जांपल तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, पहला एग्जांपल जो आज स्टार्ट ही किया था इसी से, ये वाला एग्जांपल CH2 माइनस CH2 माइनस C डबल बॉन्ड हो और लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन है। तो हमने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही पहला ही क्वेश्चन यही था, तो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ गया। तो एग्जाम्पल लिखना मत छोड़ना, बोलना मत, लिखे मत देना कि पीछे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल हमेशा तुम्हारे कंसेप्ट को मोर क्लैरिटी के साथ रखता है जब आप रिवीजन टर्म में जाते हैं। तो ये तुम्हारा ए हो गया एंड दिस इज योर बी। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ पे कार्बन पे माइनस है, तो ऑक्सीजन का माइनस बेटर है, तो मतलब बी की स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ, ए से। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड NH माइनस। इसमें कितने होते हैं, इसके 5 होते हैं, एक ऊपर से गया 6, 6 में से 2 चला गया तो 4 हो गए। ठीक है, अब इसको चाहें तो कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम चाहें तो पहले हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके लोन पेयर को हम ट्रांसफर करेंगे और कुछ ऐसा बनाएंगे, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये बन गया तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड C और ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो O माइनस और यहाँ पे NH, दो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहली ये पॉसिबिलिटी हो रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो रही है बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी हो रही है कि कार्बन नहीं नाइट्रोजन दे इलेक्ट्रॉन, राइट, तो वो भी कर लेते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी हो रही है कि हमने CH2, इसमें कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है ही है, कार्बन, अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का माइनस हो गया और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NH हो गया। यहाँ पे अभी भी माइनस चार्ज होगा, ठीक है, नहीं माइनस चार्ज होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, तो कितना बच गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस हो गया ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ ऐसा हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप क्लियरली देख रहे हो कि 3 स्ट्रक्चर है आपके पास, ये रहा तुम्हारा A, यहाँ रहा तुम्हारा B और ये रहा तुम्हारा C। तो A में जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन पे है माइनस, B में जो है वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे माइनस और C में जो है वो कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस। तो क्लियरली लग रहा है B तो सबसे स्टेबल है सर, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से ज्यादा, और जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, राइट। तो वैसे केस में सबसे आगे बी जाएगा। उसके बाद अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर मुझे कार्बन और नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज दिख रहा है और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन पे दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाला स्टेबल होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन एंड देन तुम्हारा ए वाला स्ट्रक्चर होगा। इसमें कोई हैरानी परेशानी, तो सेकंड क्वेश्चन ही इनवैलिड है सर, जो पूछे सब में हाँ, इसलिए नहीं दिया मैंने, देखने के लिए कि भाई तुम लोग सोचते भी हो कि ऐसे हवा में कुछ भी कर देते हो। मैंने बोला था नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज जो होता है ये वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो रेजोनेंस कैसे करोगे, नाइट्रोजन बनाता है 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन के पास क्या इतनी औकात है या इतनी कैपेसिटी है, क्या नाइट्रोजन के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो बना पाए ऐसे बॉन्ड, बोलो, इज इट पॉसिबल फॉर नाइट्रोजन टू मेक 5 बॉन्ड्स, is it possible for nitrogen to have more than octet, answer is no, why, because nitrogen doesn't have vacant orbital। तो फिर वैसे केस में क्यों ऐसा कर रहे हो, क्वेश्चन इनवैलिड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हो सकते हैं, क्या आंसर होगा बताओ, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए मोर देन बी। आ गई बात समझ में, जल्दी लिख लो, हर क्वेश्चन के आंसर करें जरूरी नहीं है बेटा, कभी कभी दिमाग भी लगा लेना चाहिए। रूल नंबर कौन सा हो गया, ये वाला 4 हो चुका है, 5th वाला क्या है, तो जो स्टेबिलिटी तो लिख लो इसमें, क्लोजर द ऑपोजिट चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली closer the similar charge
चार्ज लिख लो बेटा, चार्ज सिमिलर दी closer the similar charge, less will be the stability. अगर दो चार्ज जो सिमिलर हों, अगर वो पास पास में आ जाएं, तो स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जहां पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज लेट्स सपोज दो आ गए, अगर वो दोनों पास में हैं तो स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अगर प्लस चार्ज हैं, दो प्लस चार्ज है, दोनों पास में आ गए तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। दो माइनस चार्ज आ गए तो स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। सर क्या रीजन है? सिंपल रीजन है, सिमिलर चार्ज विल रिपेल, ऑपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट, हायर द अट्रैक्शन इन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, more will be the stability. But again I would say, after satisfying all the above criterias, after satisfying all the rules before fifth number, सारे रूल्स को सेटिस्फाई करने के बाद when we come to fifth number, तब जाके ये सब ड्रामा करेंगे। उससे पहले तो पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या बेटा, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बाद? बोलो, सबसे पहले क्या चेक करोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, फिर क्या चेक करोगे? ऑक्टेट, फिर क्या चेक करोगे? चार्ज है, नेट चार्ज तो ऑब्वियसली नेट डेवलप नहीं होता, बट चार्ज है या चार्ज नहीं है बॉडी उस मॉलिक्यूल के ऊपर, राइट? उसके बाद क्या चेक करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मोर। उसके बाद चेक करोगे क्लोज हैं दो नेगेटिव अपोजिट चार्ज या दूर हैं दो अपोजिट चार्ज, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लो फटाफट। इसके एग्जाम्पल देता हूं, इसके एग्जाम्पल ढेर सारे करेंगे आगे हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर, बट अभी एक कर लेते हैं अभी। जैसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल लिया मैं, देखना ध्यान से बेटा, ये वाला एग्जाम्पल लिया, ठीक है, यहाँ OH है। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और कैसे ड्रॉ करते हैं तो हमें पता ही है। सबसे पहले इसको उठा के यहाँ लाओगे और इसको उठा के यहाँ ले जाओगे। जैसे ऐसा करोगे तो यहाँ पर O आएगा, यहाँ H आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे लोन पेयर और माइनस चार्ज आएगा, राइट? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर से आगे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कैसे होगा? तो ये वाला चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, ये चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा। जैसे ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे आपके पास इस जगह पर लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, O आएगा और H आएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अब अगर आप देखोगे, लेट्स सपोज ये तुम्हारा A स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा B स्ट्रक्चर है, और ये तुम्हारा C स्ट्रक्चर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बता स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, राइट? तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को 3, यहाँ भी दिख रहे हैं 3, और यहाँ भी दिख रहे हैं 3, तो मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो फाइट नहीं है। अब आते हैं ऑक्टेट पे। यहाँ पे भी सबका ऑक्टेट है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी सबका ऑक्टेट है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी सबका ऑक्टेट है, बिल्कुल है। सर कार्बन का तो नहीं है, माइनस चार्ज है। अरे पगले, कार्बन आयन क्या होता है? ऑक्टेट होता है। सर ऑक्सीजन पे चार्ज ऑक्टेट नहीं है। अरे पगले, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ऑक्टेट होता है। ऑक्सीजन पे माइनस भी ऑक्टेट होता है, ऑक्सीजन पे प्लस भी ऑक्टेट होता है। ध्यान देना इस बात का, ध्यान रखना इस चीज का। कार्बन पे प्लस ऑक्टेट नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का बेटा, ठीक है? और नाइट्रोजन पे प्लस भी ऑक्टेट होता है, क्लोरीन पे प्लस भी ऑक्टेट होता है, ठीक है? अगर क्लोरीन का भी प्लस साथ लगा हुआ है, जब मतलब जिसके पास ऑब्वियसली इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, उसका क्या ऑक्टेट का फाइट रहेगा? कार्बन के पास फाइट क्यों है? बिकॉज वो नेक टू नेक है, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। अगर 4 आउटर मोस्ट में, तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन लूज हो गया किसी भी रीजन से, तो आप ऑक्टेट के लिए फाइट कर रहे होंगे। तो कार्बन का ध्यान रखेंगे, कार्बन पॉजिटिव ऑक्टेट नहीं होता है। बाकी ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्टेट होता है, नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्टेट होता है। अब अगर बात करें सबका ऑक्टेट, यस, तो मतलब पाई बॉन्ड सबका चेक्ड। ऑक्टेट ऐसे चेक करोगे, एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ मैं बहुत सारे करा रहा हूँ, वहां तो एक ही आएगा ना, तो ध्यान से करेंगे। अब आते हैं चार्ज पे, तो हाँ भैया चार्ज पे आ गए हम, तो चार्ज पे तो दिख गया कि उस पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, तो मतलब ये सबसे स्टेबल हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आए ऑक्टेट, खत्म हो गया हमारा। उसके बाद आए पॉजिटिव निगेटिव के ऊपर, तो भैया पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, या ऐसा बोल सकता हूँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो मुझे तो ऐसा दोनों स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज तो ऑक्टेट पॉजिटिव चार्ज तो उस पे है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों पे प्लस ऑक्सीजन पर ही है, तो उसके बिहाफ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। दोनों पे माइनस चार्ज कार्बन पे ही है,
तो उसके बिहाफ पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो मतलब चार्ज वाला क्राइटेरिया तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं कर रहा, मतलब इसको तो हम सोच ही नहीं सकते यहाँ पर। सर तो एक बात बताओ, ऑक्सीजन पे प्लस क्यों डाल रहे हैं आप? अरे भाई ऐसा है तो है, क्योंकि प्लस एम ग्रुप है ना, OH प्लस एम ग्रुप है। प्लस मेसोमेरिक, मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और कौन होते हैं मेसोमेरिक प्लस, वो सब आगे करेंगे हम लोग। अभी के लिए समझ लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, मतलब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, वहां से इलेक्ट्रॉन आता है। इसको हम लोग प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो सबसे आगे तो ए चला गया। अब आते हैं बी और सी में कंपेयर करने के लिए। तो बी में तो चार्ज बार चला गया भैया, चार्ज का तो फाइट नहीं रहा। अब आते हैं किसके ऊपर, तो भाई डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पे जब गए हम, तो हम क्या देख रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पे गए तो दोनों अपोजिट चार्ज है बिल्कुल। तो चार्ज भी कैसा वाला है, अपोजिट है, मजा आ गया। अगर अपोजिट चार्ज है तो ऑब्वियसली पास में रहेंगे तो अच्छा है, दूर जाएंगे तो खराब है। पास में कौन से वाले हैं, ये वाले हैं। दूर में कौन से वाले हैं, ये वाले हैं। तो मतलब सबसे आगे कौन जाएगा, मतलब बी जाएगा, और फिर कौन जाएगा, सी जाएगा। क्या इसमें कोई हैरानी परेशानी? ठीक है, परफेक्ट। अब अगला जो आता है वो आता है नेक्स्ट, रूल नंबर 7 ही होगा ना, कहां तक हो गया था, 5 तो हो गया था, छठा होगा ये, राइट। तो रूल नंबर 6 पे आते हैं। तो रूल नंबर 6 कहता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन स्लैश कार्बेनाइन स्लैश फ्री रेडिकल। मतलब जो भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बन रहे हैं इंटरमीडिएट के तौर पे, उनकी स्टेबिलिटी पे अब गेम होगा। अभी तक हम स्टेबिलिटी के बारे में नहीं सोच रहे थे, यहां तक तो हमारे पुराने रूल्स जो भी थे, 6 रूल्स, आई मीन 5 रूल्स, उसके ऊपर करना था। अब लेट्स सपोज सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, जितने भी रूल्स थे तुमने सब चेक कर लिए, सब में बराबर है, तब वैसे केस में आप 7वें पे जाओगे। सर इसका एग्जांपल दे दो, ले लो इसका एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भैया अब हमारे पास 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, पहले से कॉपी कर लो फिर बताता हूं। मैंने बोला कि लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दिया, ठीक है भैया। अब क्या होगा, ये दिख रहा है प्लस चार्ज, बिल्कुल प्लस चार्ज दिख रहा है सर। अगर मान लो मैंने इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस जगह पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो प्लस चार्ज है, दिस प्लस चार्ज इज 3 डिग्री कैटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, एंड दिस पर्टिकुलर इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन। वो भी क्या, 1 डिग्री भी नहीं बोल सकते आप, ये तो पूरा का पूरा माइनस आई इफेक्ट हो गया। मतलब 1 डिग्री बोल लो, लेकिन इसमें 1 डिग्री वाला सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पर। तो बट एनीवेज 1 डिग्री है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये तो माइनस आई ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों तो देने वाला है, ये दोनों देने वाला है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट एट द सेम टाइम ये प्लस एम भी है। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, और इंडक्टिव से बड़ा इफेक्ट रेजोनेंस होता है, ध्यान देना इस चीज का बेटा। ये माइनस आई के थ्रू खींच रहा है और प्लस एम के थ्रू दे रहा है। प्लस एम मतलब होता है रेजोनेटिंग, आई मीन रेजोनेंस के थ्रू अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो तो उसको बोलते हैं प्लस एम। रेजोनेंस के थ्रू अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो तो उसको बोलते हैं माइनस एम। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है, बहुत अच्छा डोनेशन है, और साथ में इधर से प्लस आई आ रहा है। ये वाला कार्बोकेटाइन तो बहुत स्टेबल है, वेराज यहां देखो ये माइनस आई के थ्रू खींच रहा है, लेकिन यही चीज प्लस एम के थ्रू दे भी रहा है। अब सोचो, यहां पर ये कार्बोकेटाइन इज सपोर्टेड विथ 1 प्लस एम प्लस आई एंड प्लस आई, whereas this carbocation is supported with only plus m। तो आप ही बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल है? सर प्लस एम कैसे बोल रहे हो आप? बेटा ये जो ग्रुप है ना, इसके थ्रू ये दे सकता है ना, तो ये जब रेजोनेंस के थ्रू कोई इलेक्ट्रॉन देता हो तो उसको हम लोग प्लस एम बोलते हैं। तो ये प्लस एम है, और ये तुम्हारा प्लस एम प्लस आई, तो वैसे केस में ऑब्वियसली प्लस एम प्लस आई will be always more stable. So that is why I say here, इसी रूल को फॉलो करते हुए मैंने इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड कर ली। सबको क्लियर है? वैसे एक और कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा सिमिलर केस ही लेता हूं मैं।
लेट्स सपोज यहाँ पर एक माइनस है और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर जब हम इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा? तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, नहीं, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ आएगा इसके ऊपर, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसे केस में इस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक माइनस चार्ज। तो भैया ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हाईली अनस्टेबल है। क्यों हाईली अनस्टेबल है? एक तो निगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये भी खींच रहा है, ये अभी भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, और यहाँ पर कोई देने वाला नहीं है, यहाँ पे एक है वो खींचने वाला ही है। कौन है? ये वाला। बाबू याद रखना, ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ना कार्बन कार्बन के बीच में, ये दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, प्लस एम के थ्रू भी और माइनस एम के तरह भी। देखो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर दिस डबल बॉन्ड वाज एक्टिंग एज प्लस एम, राइट, और इस वाले के अंदर दिस डबल बॉन्ड इज एक्टिंग एज माइनस एम। सर कैसे? देखो रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, जब रेजोनेंस के थ्रू कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइनस एम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज एक्टिंग एज माइनस एम, वेयर एज यहाँ पर द होल ग्रुप इज एक्टिंग एज माइनस एम। तो डबल बॉन्ड कार्बन कनेक्ट एज बोथ प्लस एम एंड माइनस एम। मैं सिखाऊंगा आगे आप लोगों को कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं, प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। तो ये वाला वन ऑफ द ग्रुप है जिसको बाद में जाके हम लोग इसके अलग अलग नाम भी देंगे, एलाइल ग्रुप बोलते हैं इसको आगे जाके, बट सीखेंगे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए समझ लेना बेटा कि ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप्स में जहां पर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो ये दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर तुमको क्या मिल रहा है? माइनस एम प्लस आई और प्लस आई, और यहाँ पे मिल रहा है ओनली माइनस एम, राइट। और क्या मिल रहा है? तो ये खींच रहा होगा बिकॉज डबल बॉन्ड आ गया तो ऑब्वियसली पूरे तालाब को गंदा कर देगा ये मछली, तो ये माइनस आई भी हो गया। तो भाई देखो ये वाला माइनस एम माइनस आई और ये वाला माइनस एम प्लस आई, तो ऑब्वियस सी बात है दिस वन इज हाईली अनस्टेबल एंड दिस इज स्टेबल, राइट। क्यों हाईली अनस्टेबल है? बिकॉज दो दो प्लस आई है। यहाँ पे क्यों स्टेबल है? बिकॉज दोनों माइनस एम है और दोनों माइनस एम होकर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों माइनस इफेक्ट है, मतलब माइनस एम माइनस आई, दोनों माइनस इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा और खींच के इसके ऊपर का कर्जा कम करेगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों मिलकर कर्जा बढ़ा देंगे, ये थोड़ा इसको राहत देगा, लेकिन स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। मतलब अगर ये ए है और अगर ये बी है तो जो ए होगा वो बी से कम स्टेबल होगा। और ऐसे भी कार्बन आयन आपको बताया था मैंने, स्टेबिलिटीज का बता रखा है कि 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। वेयर एज कार्बन केटायन जो होता है उसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री में चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है माइनस का, और यहाँ पर 3 डिग्री में चार्ज सबसे कम होता है प्लस का, क्योंकि 3 डिग्री में डोनेशन करने वाले ढेर सारे हैं, और कार्बोकेटाइन के लिए वो स्टेबिलिटी बढ़ाता है और कार्बन आयन के लिए वो स्टेबिलिटी घटाता है। बिकॉज कार्बन आयन में अगर डोनेशन ज्यादा होगा, कार्बन आयन केस में अगर डोनेशन ज्यादा होगा तो कार्बन आयन के ऊपर चार्ज और बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाती है। ये सबको क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं रूल नंबर 7 पे। तो रूल नंबर 7 क्या कहता है? तो 7वें नंबर में कहता है कि जो स्टेबिलिटी है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा सब कुछ सबने सेटिस्फाई कर लिया, अभी भी बात नहीं बन रही, तो वैसे केस में स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजोइड स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजोइड स्ट्रक्चर। Stability is directly proportional to number of benzoid structure. ठीक है बेटा, नंबर ऑफ बेंजोइड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग फ्यूचर में या अभी से बोलना शुरू कर दो, इसको हम लोग बोलेंगे फ्राइज रूल। फ्राइज रूल बोलते हैं इसको। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बेंजोइड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्राइज रूल। अब ये होता क्या है सर? बहुत ही सिंपल है, इसके एग्जांपल मैंने पहले भी ले रखे हैं ऐसे वाले, और दिखाया भी था आप लोगों को, पूछा भी था इसके अंदर किसमें बेंजीन स्ट्रक्चर ज्यादा है किसमें कम है, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। बट अभी उसका एग्जांपल सामने आ गया। देखो जैसे मैंने कहा कि ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें इस तरह से है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दो बेंजोइड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। तो ए के अंदर ये भी बेंजोइड स्ट्रक्चर है
और ये भी बेंजोइड स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो। वेराज यहां पर देखो, ये तो बेंजोइड स्ट्रक्चर है बट दिस इज नॉट अ बेंजोइड स्ट्रक्चर बिकॉज इसका एक बॉन्ड खाली दिख रहा है मेरे को। यहां तक इसको ढक दो तो ये बेंजोइड दिख गया, क्योंकि ये डबल बॉन्ड दोनों रिंग का है। इसको ढक दो तो ये तो बेंजीन दिख ही रहा है। यहां पर देखो, इसको ढक दोगे तो ये बेंजोइड नहीं दिख रहा, राइट। और इसको ढक दोगे तो हाँ, एक बेंजीन दिख गया। तो मतलब यहां पर बोले तो दो बेंजीन स्ट्रक्चर है, टू बेंजीन, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जो फ्राइज रूल बताया मैंने इसके हिसाब से ए विल बी मोर स्टेबल देन बी। सबको क्लियर है वाला? तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं सारे रूल्स को। यही 7 रूल है इसके अंदर। पहला है चेक पाई, दूसरा है चेक ऑक्टेट, तीसरा है चेक चार्ज, चौथा है चेक चार्ज ऑन विच एलिमेंट, पांचवा है डिस्टेंस। ऑर्डर का ध्यान रखते हुए चेक करना, कभी भी जिंदगी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अगर तुमने प्रायोरिटी ऑर्डर की ऐसी की तैसी करी तो मोस्टली तो मास्टरों को भी गलती करते हैं इसमें। मतलब यही करते हैं, जाने प्रायोरिटी ऑर्डर आगे पीछे करते, रैंडमली कुछ भी ऑक्टेट चेक करने लगते हैं, कभी पाई चेक करने लगा, कभी चार्ट चेक करने लगा। नहीं करना वो सब, एक लाइन चेक करते हुए आना, एक क्वेश्चन आना एग्जाम में। थोड़ा टाइम दे देना भाई, 2 मिनट का टाइम लग जाएगा तो क्या जाता है भाई, सही तो होंगे। और ये क्वेश्चन एडवांस तक में पॉसिबल है, नॉट ओनली मेंस, ये क्वेश्चन एडवांस तक भी पॉसिबल है। देखो क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी, एक जगह करके तुम लोग भी जाओ तो लिख लो, रिवाइज कर लो। तो लिखो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको कॉपी करो और ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। सारे क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। जो हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन सारे रूल्स को फॉलो करते जाओगे तो फॉर श्योर सारे हो जाएंगे, ऐसा कोई बचेगा ही नहीं। इनफैक्ट यू कैन गो फॉर द पास्ट प्रीवियस ईयर्स, उसके भी जितने भी क्वेश्चंस इसके ऊपर हैं सारे लगाओ, जो भी मॉड्यूल आप लगा रहे हो सब लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है।